हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 9 जून 2021 के एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दिस टाइम फॉर माले, सेकंड है स्टेट इंटरवेंशंस लक्षद्वीप्स फ्यूचर, थर्ड है ब्रिंग जेनोमिक सीक्वेंसिंग इनटू द पेंडेमिक फाइट। देखिए, आज द हिंदू में आर्टिकल तो 7 आए हैं, पर इम्पॉर्टेंट आज सच उसमें से ज़्यादा है नहीं कोई। जो 3 आर्टिकल मुझे थोड़े इम्पॉर्टेंट लगे और वो भी उनमें जो इन्फॉर्मेशन है नेसेसरी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसे डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला आर्टिकल, जो कि है दिस टाइम फॉर माले। तो फ़िलहाल देखिए, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जो कि हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सेशन में प्रेसिडेंट चूज़ किया गया है। और मालदीव के कोई भी पर्सन यूनाइटेड नेशंस में किसी भी पोस्ट को हेल्ड करने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। और इंडिया ने यहाँ पे माले को अपना सपोर्ट दिखाया है और मालदीव के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है और अपनी वोटिंग मालदीव के लिए करी है। अब मालदीव के अगेंस्ट यहाँ पे अगर कोई खड़ा था तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान थे, पर अफ़गानिस्तान ने अपने कैंडिडेट को काफ़ी लेट फील्ड किया था। तो इसलिए इंडिया ने पहले ही कमिटमेंट कर दी थी कि हम मालदीव को ही वोट करेंगे। तो इसलिए इंडिया ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया और मालदीव को ही अपना सपोर्ट दिखाया। तो अब ऐसे में हम देखें तो मालदीव एक आइलैंड नेशन है और ये मालदीव की यहाँ पे विक्ट्री एक विन के रूप में देखा जा रहा है उन 52 नेशंस के लिए जो कि हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। यानी एक ग्रुप है जिसका नाम है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस। इसमें 52 मेंबर्स हैं और ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो कि आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है। और इनमें जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनाया गया वो फॉर्म हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे। और उसके लिए इस ग्रुप को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काम करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। तो यहाँ पे जो मालदीव की विक्ट्री है वो इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। मालदीव इंडिया की हम कह सकते हैं नेबरिंग कंट्री ही है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट तो इनको चूज़ किया गया है अब्दुल्ला शाहिद को, पर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के पर्सन को चूज़ करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इंडिया के लिए अच्छा होगा कि इंडिया वहाँ पे भी अपना एक रोल प्ले कर सकता है एज वाइस प्रेसिडेंट। तो हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल, जो कि है स्टेट इंटरवेंशंस लक्षद्वीप्स फ्यूचर। तो देखिए, हमने इसको पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ है कि लक्षद्वीप में 4 प्रपोजल्स लाए गए हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पहला प्रपोजल है इनमें से लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशंस, जिसको गुंडा एक्ट भी कहते हैं। थर्ड है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन एंड फोर्थ है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखो, ये जो 4 प्रपोजल्स लाए गए हैं उनको अलग अलग रीज़न्स की वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं लक्षद्वीप के, वो इसका अपोज़ कर रहे हैं। तो इन जनरल, हालांकि इस आर्टिकल में राइटर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इन चारों प्रपोजल्स को, पर हमें कभी भी एग्ज़ाम में अगर कोट करना है, लिखना है, तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं लिख सकते हैं। मतलब हमें एक मिडिल पाथ अपनाना होगा और उसी की अकॉर्डिंग हमें बैलेंस आंसर लिखना होगा। तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को ना देखते हुए हम जनरली देखेंगे कि इस बिल में क्या, इन प्रपोजल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, लक्षद्वीप एक आइलैंड कंट्री है और वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल है और वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो ये प्रपोजल्स लाए गए हैं, इनके तहत ये बात की जा रही है कि उनसे लैंड को एक्वायर किया जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। हो सकता है माइनिंग वहाँ पे की जाए या ऐसी फैक्ट्रीज़ लगाई जाएँ जो कि डेवलपमेंट ला सके, या उसे एक टूरिज़्म हब की तरह प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी एज डेवलपमेंटल एक्टिविटी, वो लक्षद्वीप आइलैंड के लिए
काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। वहाँ पे जो मेन प्लांटेशन है वो है कोकोनट की, और अगर हमें वहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आना है तो कोकोनट प्लांट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कट करना पड़ेगा, और वो फिर वहाँ के इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ऐसे में, और सेकेंड यहाँ पे जो लाया गया है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशंस, तो ये कहा गया है कि लक्षद्वीप में एज सच इतने ज़्यादा कोई क्राइम नहीं होते हैं कि वहाँ पे गुंडा एक्ट जैसी कोई चीज़ लाई जाए और लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कुछ इस तरीके के प्रोविजंस लाए जाएं जो इसमें लाए गए हैं। हम इन चारों प्रपोजल्स को एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन चारों प्रपोजल्स में, और क्यों इसका इतना तगड़ा अपोजिशन किया जा रहा है। बट फ़िलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन इस आर्टिकल तक ही सीमित रख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए, और वहाँ को टूरिज़्म, मतलब ये कहा जा रहा है कि मालदीव जैसे एक टूरिज़्म हब है, उसी के तर्ज पे हम लक्षद्वीप को भी डेवलप करेंगे। पर जो मालदीव है वो एक सेपरेट हम कह सकते हैं, वहाँ का जो सिचुएशन है, जो वहाँ का जिस तरीके से डेवलपमेंट किया गया वहाँ पे, उस तरीके से लक्षद्वीप को डेवलप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग है। तो वहाँ पे सेम उसको कॉपी करना फिजिबल नहीं होगा, और ये कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये स्टेप। तो यहाँ पे ये बहुत सारे जो केरला के एमपी हैं वो भी, और बहुत सारे अलग अलग सेक्शन से आवाज़ आई है, सिर्फ लक्षद्वीप में नहीं बल्कि कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी, कि ये चारों प्रपोजल्स गलत हैं और इसको वापस लिए जाने चाहिए। इवन आवाज़ तो ये भी उठाई गई थी कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनको भी वापस बुलाया जाए। तो अब आगे देखते हैं कि क्या किया जाता है इसमें। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है ब्रिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग इनटू द पैंडेमिक फाइट। इंडिया ने एक कंसोर्टिया बनाया था जिसका नाम है इंसाकॉग, फुल फॉर्म है इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया। तो इसका काम था अलग अलग वेरिएंट हैं जो कोरोना वायरस के, इसके जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करना। जैसे कि एक है डेल्टा वेरिएंट, जिसको पहले हम इंडिया वेरिएंट के नाम से जान रहे थे, पर इसका नाम इन्होंने डेल्टा वेरिएंट रख दिया है, और किसी भी वायरस को इन्होंने ऐसे किसी लोकेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं किया है WHO ने। तो हमें भी अवेयर रहना होगा कि हम इसको इंडिया वेरिएंट, चाइना वेरिएंट, इस तरह की चीज़ें ना कहें। तो डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला है, जो कि है B16172। अब अल्फ़ा वेरिएंट की बात करें तो ये है B117। तो ये दो ऐसे वेरिएंट हैं जिन पे इन्होंने कहा कि अल्फ़ा वेरिएंट के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, हमने इनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग करी है और हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। पर इसके जस्ट 1 महीने बाद ही डेल्टा वेरिएंट आया था, पर उसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। और यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें इस पैंडेमिक को अच्छे से टैकल करना है, फ़ाइट करना है, तो हमें ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएं, अच्छे रफ्तार से करें, जिससे कि जितने भी कोरोना वायरस के वेरिएंट्स निकल कर आते हैं वो सारे डिटेक्ट कर लिए जाएं, और उसको मतलब उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपनी किस तरीके से हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। क्या हो सकता है कि ऐसे वेरिएंट निकल जाएं जो कि फ़िलहाल जो हमारी वैक्सीनेशन है उनके उस वैक्सीन का इन वेरिएंट पे कोई इफ़ेक्ट ही ना हो। और अगर हम जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, इनको स्टडी नहीं करेंगे, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इन वेरिएंट पे वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहना, उन्हें उनके बारे में स्टडी करते रहना ज़रूरी है। और इंडिया को चाहिए कि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करे, ऐसे काफ़ी सारे सेटअप्स करे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे इस सीक्वेंसिंग को किया जा सके और इनकी स्टडी की जा सके। तो आज यही 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे, और इनमें इतनी ही चीज़ें समझने वाली थी, बाकी चीज़ें तो फिर वैसे ही हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।